नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया प्रकरण लेकर आया हूं हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में। आज हम जानेंगे भाषा का सामान्य परिचय, स्वरूप, परिभाषा और विश्व में कितने प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, उन भाषाओं के कितने भाषा परिवार हैं। फिर हमारी जो भाषा है हिंदी, इसकी उत्पत्ति कहाँ से कैसे कैसे, क्रमिक विकास इसका किस तरह से हुआ, इन सारी बातों को हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाषा क्या है। अगर हम भाषा की चर्चा करें, भाषा की बात करें, तो भाषा शब्द की उत्पत्ति, कह लीजिए भाषा शब्द की व्युत्पत्ति जो है वह संस्कृत के भाष धातु से हुई है ना। इसको इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। जिसका अर्थ होता है प्रकट करना, व्यक्त करना, या भाषित करना। तो अब इसमें हमने देखा कि भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु से बनी है ना। भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना, व्यक्त करना या भाषित करना। भाषित करना मतलब प्रकाशित करना है ना। सूर्य का एक पर्यायवाची शब्द है भास्कर है ना। तो वो क्या करता है? भाषित करता है, प्रकाशित करता है, इसीलिए सूर्य को भास्कर भी कहा जाता है ना। तो भाषा के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को सामने वाले पर प्रकट करते हैं और सामने वाले की भावनाओं को ग्रहण करते हैं, यानी परस्पर एक दूसरे से विचार विनिमय करते हैं। तो भाषा के बारे में अगर पूछा जाए कि भाषा किस चीज़ का साधन है, तो भाषा विचार विनिमय का साधन है। संक्षिप्त सी बात कि भाषा परस्पर विचार विनिमय का साधन है। और अगर देखा जाए तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं और मौखिक भाषा, वाचिक भाषा हम मनुष्यों को ही मिली है। क्योंकि दूसरे प्राणियों को देखते हैं, उनके पास एक दो ही प्रकार की आवाज़ें होती हैं और उन्हीं आवाज़ों से वे अपने आप को प्रकट करते हैं। ऐसी स्थिति में कितनी दिक्कत होती है
इसको हम समझ सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा जो है वह हमारे लिए विधाता का सबसे बड़ा वरदान है कि हम अपनी किसी भी समस्या को, अपनी किसी भी बात को सामने वाले पर आसानी से प्रकट करने में समर्थ हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि भाषा की परिभाषा क्या है। तो भाषा की परिभाषा अगर दी जाए उससे पहले हम जानें कि भाषा होती कितने प्रकार की है। अब देखिए, भाषा के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और इंगित रूप। और मौखिक रूप का ही विकसित रूप है लिखित रूप। यानी हम कह लें कि भाषा के तीन रूप होते हैं, इंगित रूप, मौखिक रूप और लिखित रूप। और इनमें मौखिक और लिखित रूप जो है यही मुख्य रूप से भाषा विज्ञान के विषय के अंतर्गत आता है। एक इंगित भाषा का कोई निश्चित स्वरूप नहीं है कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। बच्चा रो रहा है, हम बस इतना जान सकते हैं कि वह दुख में है, लेकिन उसे क्या तकलीफ है यह हमें पता नहीं चलता है ना। और भाषा के माध्यम से, वाचिक भाषा के माध्यम से या लिखित भाषा के माध्यम से हमें सब कुछ पता चल जाता है। तो भाषा ही के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं या प्रकाशित करते हैं, भाषित करते हैं। अब हम देखते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या दी जा सकती है। विश्व भर में अनेक भाषा शास्त्री हुए जिन्होंने अपने अपने ढंग से भाषा को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। पर दोस्तों, मुख्य रूप से हिंदी के विद्यार्थियों के लिए भी कई विद्वानों ने भाषा की परिभाषा दी है, परंतु सबसे सहज, सरल और स्पष्ट परिभाषा मुख्य रूप से दो विद्वानों ने दी है जिनको हम सबसे अधिक मान्यता देते हैं। उनमें एक हैं कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु भाषा के संबंध में कहते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मानव अपने भावों को अन्य व्यक्ति के समक्ष व्यक्त करता है और दूसरे व्यक्ति के भावों को ग्रहण करता है। दूसरे व्यक्ति के भावों को ग्रहण करता है
तो यानी हम जो बोलते हैं, हमारे मन में जो बात होती है वह सामने वाले से बोलते हैं, और सामने वाला हमारी बात को समझता है, समझने के बाद उत्तर देता है, अपने भावों को अभिव्यक्त करता है और सामने वाले के भाव हम तक पहुंचते हैं। मतलब जब भाषा के माध्यम से हम परस्पर विचार विनिमय करते हैं, भावनाओं का, विचारों का एक दूसरे के सामने अभिव्यक्तिकरण करते हैं, तो हम में से एक व्यक्ति वक्ता होता है तो दूसरा श्रोता होता है, और इसमें दोनों का सक्रिय होना आवश्यक होता है। जब दोनों सक्रिय होंगे तभी भाषा का सही परिणाम मिलेगा। अब दूसरे विद्वान, जो प्रमुख विद्वान हमारे सामने हैं, और बल्कि उनकी परिभाषा को सर्वाधिक स्पष्ट परिभाषा मानी जाती है, तो वे विद्वान हैं भोलानाथ तिवारी। इस परिभाषा को सर्वाधिक मान्यता मिली हुई है। भोलानाथ तिवारी ने जो भाषा की परिभाषा दी, तो ये क्या कहते हैं, भाषा उच्चारण अवयवों भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी समाज विशेष के लोग परस्पर विचार विनिमय करते हैं। परस्पर विचार विनिमय करते हैं। अब क्या है, इस परिभाषा में क्या देखते हैं हम कि भाषा उच्चारण अवयवों से। अब हम बात करें, भाषा हमारे मुंह से बाहर आती है, किसके माध्यम से आती है, ध्वनि के रूप में। किस रूप में आती है, ध्वनि के रूप में आती है। जैसे बोलते हैं हम अ, आ, ई, क, है ना, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ। तो इस तरह से ध्वनि के रूप में भाषा बाहर आती है। राम, मोहन, इकबाल, अयोध्या, मथुरा, काबा, काशी, तो उच्चारण अवयवों के माध्यम से बाहर आती है ना। और अलग अलग उच्चारण स्थलों से, है ना, जैसे काकल, कंठ, कोमल तालु, तालु, मूर्धा, वर्ष, वर्ष यानी ऊपर का मसूढ़ा, दंत यानी दांत, ओष्ठ यानी होठ, दंतोष्ठ, इन सब से टकराती हुई ध्वनियाँ बाहर निकलती हैं। तो इन उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक, यादृच्छिक मतलब हमने जिस रूप में उसे गढ़ लिया, जो ध्वनि प्रतीक है
उसको जिस रूप में गढ़ लिया उसी रूप में। जैसे हमारे यहाँ हम लिखते हैं अ और बोलते भी हैं अ। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इसके लिए है ए। अगर अकेला है तो बोलेंगे ए, लेकिन इसी को अगर शब्द बनाएंगे तो ए का अ हो जाता है। तो लिखित रूप और वाचिक रूप में थोड़ा फर्क हो जाता है, या अक्षर के रूप में, वर्ण के रूप में और शब्द के रूप में, इनके उच्चारण में और लिखित रूप में फर्क हो जाता है। तो जिस समाज में, जिस प्रदेश में, जिस रूप में भाषा को अपनाया जाता है, ध्वनि प्रतीकों का जो रूप ग्रहण किया जाता है, उसी के माध्यम से भाषा बनती है। भाषा अगर देखा जाए तो संस्कृति का, किसी भी संस्कृति का बाह्य पक्ष है मुख्य रूप से भाषा। हालांकि संस्कृति के आंतरिक पक्ष से भी उसका संबंध है, पर भाषा मुख्य रूप से संस्कृति का बाह्य पक्ष है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि इसमें क्या है, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक, है ना। मतलब जिन ध्वनि प्रतीकों को जिस रूप में हमने स्वीकार कर लिया है कि वह व्यवस्था है, अब उन्हीं ध्वनि प्रतीकों को मिला करके, ध्वनियों को मिला करके, वर्णों को मिला, ध्वनि और वर्ण लगभग एक से हैं, है ना। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह है ध्वनि। उसका मौखिक रूप ध्वनि है और लिखित रूप वर्ण हो जाता है। अब जब वर्ण की बात करें तो उन वर्णों को मिला करके शब्द बनता है, शब्दों को मिला करके वाक्य बनता है और उन वाक्यों से अर्थ निकलते हैं और वही अर्थ तो भाषा के रूप में काम आते हैं। तो जिसके माध्यम से किसी समाज विशेष के लोग, अब जैसे हम हिंदी भाषी हैं अगर, तो हिंदी भाषी प्रदेश में लोग आपस में हिंदी में बातें करते हैं, हिंदी उनकी भाषा है और हिंदी के लिए जो यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था की गई है, उन्हीं के माध्यम से हम हिंदी सीखते हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी पढ़ते हैं और हिंदी लिखते हैं। जो अंग्रेजी भाषी हैं, जो अरबी भाषी हैं, जो फारसी भाषी हैं, जो पंजाबी भाषी हैं, बांग्ला भाषी हैं, तो जो भी भाषा उनके सामने है, पूरी दुनिया में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। उनमें जिस भाषा का भाषी व्यक्ति है, किसी भाषा के बोलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो किसी के बोलने वाले की संख्या कुछ हजार में है, पर माध्यम वही है। समाज विशेष के लोग परस्पर एक दूसरे से विचार विनिमय करते हैं, यानी अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये है भाषा। अब भाषा में होता क्या है, कैसे भाषा का क्रमिक विकास होता है, कैसे इसका संपादन होता है। तो दोस्तों, भाषा में मुख्य रूप से 2 तत्व होते हैं, एक तो वक्ता और एक श्रोता। ये 2 तत्व भाषा के लिए जरूरी हैं, वक्ता और श्रोता। या इसको ये कह लें कि भाषा क्या है, संचार की एक प्रक्रिया है। तो यहां पर कह दें वक्ता या संचारक, और श्रोता यानी प्राप्तकर्ता। अब यहां पर वक्ता क्या करता है, संदेश देता है। भाषा की जो प्रक्रिया चलती है वह इस तरह से चलती है। वक्ता क्या करता है, संदेश देता है। संदेश कैसे संपादित होता है, माध्यम के द्वारा। अब वो माध्यम वाचिक हो सकता है,
मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, इंगित भी हो सकता है। अब वक्ता ने जो संदेश दिया, यानी अपनी बात सामने वाले पर, संदेश का मतलब है क्या? अभिव्यक्तिकरण। संदेश को लेंगे दोस्तों हम किस रूप में? अभिव्यक्तिकरण के रूप में, है ना। अपनी बात जो अभिव्यक्त करता है ना, प्रकट करता है, अपने विचार दूसरे तक पहुंचाना चाहता है, तो पहुंचाने के लिए माध्यम क्या हो जाएगा? इंगित, वाचिक या लिखित, ये माध्यम हो जाते हैं। इंगित, वाचिक या तीसरा रूप हो जाता है लिखित। इन तीन माध्यमों से हम अपने संदेश को यानी अपनी बातों का अभिव्यक्तिकरण करते हैं श्रोता तक यानी प्राप्तकर्ता तक। अब सवाल उठता है कि मैंने सामने वाले से जो बात की, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, तो मैंने जो सामने वाले से बात की वह बात सामने वाले तक पहुंची या नहीं, ये भी जानना जरूरी है ना। वरना आप बोल गए और सामने वाला अपना ध्यान कहीं और रखे हुए है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाला हमारी बात सुन रहा है, समझ रहा है या नहीं। तो इसके लिए दोस्तों, इस बात को पक्का करने के लिए जिस तत्व की आवश्यकता है वह तत्व क्या है? प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया यानी फीडबैक। यहां हम लेंगे फीडबैक। जैसे हमने कोई बात कही, सामने वाले को सुनाई पड़ा या नहीं पड़ा, सामने वाले ने समझा या नहीं समझा, इसके लिए हम फीडबैक लेंगे। फीडबैक का मतलब क्या हो जाता है? समझ में आ गया? यस सर। क्या समझे तो वो बता देता है ना। तो ये जो फीडबैक है, ये फीडबैक बहुत जरूरी चीज है। प्रतिक्रिया यानी फीडबैक। अब फीडबैक कहां पहुंचता है? संचारक के द्वारा यानी वक्ता के द्वारा जो संदेश भेजा गया, जो अभिव्यक्ति दी गई, वो इंगित, वाचिक या लिखित माध्यम से कहां पहुंचा? श्रोता तक। अब श्रोता ने उसे ग्रहण किया या नहीं किया, तो ये बात प्रतिक्रिया के माध्यम से आएगी और वापस वक्ता तक प्रतिक्रिया पहुंचेगी। अब अगर वक्ता को लगता है कि सामने वाले ने हमारी बात समझ ली है, सुन ली है, तो हम क्या करेंगे? वक्ता क्या करेगा? उस संचार की प्रक्रिया को, अपनी अभिव्यक्तिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। और नहीं, अगर सामने वाले ने अच्छी तरह से उसे ग्रहण नहीं किया है, तो वह क्या करेगा? वह उस चीज को वापस दोहराएगा। और फिर वो संदेश वापस श्रोता तक जाएगा। और अगर सही प्रतिक्रिया मिल गई है ना, जैसे मैंने आपसे पूछा भाषा का मूल अर्थ क्या होता है, भाषा कहाँ से निष्पन्न हुआ,
इसकी व्युत्पत्ति कहाँ, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, ये मैंने अगर आपसे पूछा और आपने कह दिया भाष धातु से हुई, मतलब आपने मेरी बात समझी है, सुनी है। तो इस तरह से ये प्रतिक्रिया का रूप चलता रहता है। अब दोस्तों ये साइक्लिक ऑर्डर जो इसका है, इसी तरह से भाषा का विकास होता रहता है। तो हमने देख लिया कि भाषा उच्चारण अवयवों से, मुंह से भाषा निकलती है लेकिन विभिन्न स्वर तंत्रियों से टकराती हुई निकलती है। इस बात की चर्चा हम करेंगे जब वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे, तब अलग अलग स्वर तंत्रियों की विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी बस इतना जान लें कि काकल, कंठ, कोमल तालु, तालु, मूर्धा, वर्त्स, दंत और दंतोष्ठ, ये मुख्य उच्चारण अवयव हैं। और नाक, कुछ वर्ण, कुछ ध्वनियां नाक के माध्यम से भी बाहर आती है। तो इन उच्चारण अवयवों से उच्चरित होकर के भाषा एक ध्वनि प्रतीक के रूप में, है ना, जिसे हमने सिंबॉलिक मान लिया, है ना। क अगर हम ऐसे लिखते हैं और अंग्रेजी में के लिखते हैं तो इसी रूप में हम इसे देखेंगे। इसी क का रूप बांग्ला में है इस तरह से, और पंजाबी में इस तरह से हो जाता है। तो क्या है, किस रूप में है, वह उस समाज विशेष की व्यवस्था है। हर भाषा में एक ही तरह की वर्ण व्यवस्था नहीं होगी, एक ही तरह के शब्द नहीं होंगे, एक ही तरह के वाक्य नहीं होंगे। हम बोलते हैं मैं खाता हूँ, अंग्रेजी में बोलते हैं आई ईट, शॉर्ट में काम चल गया। कहीं हम शॉर्ट में बोलते हैं, अंग्रेजी में बड़ा हो जाता है उसका रूप। तो हालांकि बहुत सारी भाषाएं एक दूसरे से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई हैं, पर सामान्यतया हर भाषा की अपनी अपनी स्थिति है। तो भाषा इंगित, वाचिक और लिखित माध्यम से प्रकट होती है, ये हमने देखा। अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या कहता है, अब मैंने यहाँ आपके सामने दो चित्र प्रस्तुत किए। ये तब की स्थिति है जब भाषा हम नहीं जानते थे। अब एक सवाल हमारे सामने है कि हम बार बार, मैंने भी अभी आपसे यही कहा कि हम विधाता की सृष्टि के वह स्वरूप हैं जो अपनी भावनाओं को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि क्या भाषा ईश्वर प्रदत्त है? मान लीजिए एक सवाल आता है हमारे सामने, क्या भाषा ईश्वर प्रदत्त है? यानी क्या भाषा भगवान ने बनाई है? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर होगा नहीं। अगर भगवान ने भाषा बनाई होती, ईश्वर ने भाषा बनाई होती, तो हम भले ही उसका अलग अलग रूपों में अभिवादन करें, अलग अलग रूपों में उसकी भक्ति करें, पर परमात्मा तो एक है। ईश्वर एक है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सनातन धर्म में तो ईश्वर के अनेक रूप माने गए हैं। नहीं, सनातन धर्म भी यही मानता है कि ईश्वर एक है, वह अनेक रूपों में अभिव्यक्त होता है। और हमारी परिपाटी रही है कि जिस रूप में भी कोई हमारा उपकार करता है तो हम उसे ईश्वर का अंश मानकर पूजते हैं। ईश्वर अलग तत्व है, देवता अलग तत्व है। देवता ईश्वर का एक अंग है, जैसे वाक्य का एक अंग है वर्ण, ध्वनि, वैसे ही देवता ईश्वर के अंग हैं। तो क्या भाषा ईश्वर प्रदत्त है? इसका उत्तर सीधा सा होगा भाइयों, नहीं।
भाषा ईश्वर प्रदत्त नहीं है। भाषा क्या है? भाषा मानव निर्मित है। भाषा की रचना जो है, इसका जो स्वरूप गढ़ा गया है वह मानव के द्वारा गढ़ा गया है। वरना अगर भाषा ईश्वर प्रदत्त होती तो पूरे विश्व के लोग एक ही भाषा में बोलते। मैं यही चीज दिखा रहा हूं। ईश्वर ने हमें जो दिया है, मूल रूप से एक व्यक्ति जब इस संसार में आता है तो अपने अंदर एक जोड़ी अनुभूति लेकर पैदा होता है, सुख, दुख और सुख। जैसे एक बीज जब अंकुरित होकर के धरती को चीर कर बाहर आता है तो पहले उसमें 2 पत्ते होते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, जब बीज धरती को चीर करके अंकुरित होकर बाहर आता है तो उसमें 2 पत्ते होते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ देख रहे हैं, ये नवजात बच्चा इस दुनिया में आया है तो इसके पास 2 अनुभूतियां हैं, दुख और सुख। अब उस समय हमारे पास भाषा नहीं है, उस बचपन में हमारे पास भाषा नहीं होती है, तो दुख की अनुभूति हम रो के प्रकट करते हैं और सुख की अनुभूति सो के प्रकट करते हैं, या किलकारियां मार के। किलकारियां भी कुछ समय बाद मारते हैं। जिस समय हम बिल्कुल नवजात होते हैं उस समय किलकारियां भी हम नहीं मारते हैं, है ना। या तो रोते हैं या सोते हैं। आपने देखा होगा नवजात बच्चा 20 से 22 घंटे तक सोता है अगर उससे कोई तकलीफ नहीं है तो, और नहीं अगर तकलीफ है तो रात रात भर रोता रहता है, घर वाले परेशान रहते हैं। तो हमारे पास 2 ही साधन थे, रोना और सोना। जब थोड़े बड़े हुए तो अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए हमने किलकारियां मारना सीखा, हंसना सीखा। अब आप देखिए, ये चीज़ें जो हैं ये मौलिक चीज़ें हैं और ये ईश्वर प्रदत्त हैं। न तो कोई हिंदी में हंसता है ना अंग्रेजी में रोता है, क्योंकि अनुभूति आंतरिक वस्तु है और अनुभूतियों को प्रकट करने का एक ही उपाय है, एक ही तरीका है। हर देश के लोग हर देश का बच्चा एक ही तरह से रोता है ना। और जो मौलिक रुलाई होती है जब हम बड़े हो जाते हैं तो भी जो सच्ची रुलाई होती है, आपने अनुभव किया होगा कि जब आप सच्चे रूप में रोते हैं तो आपकी आंखों से आंसू आते हैं पर शब्द नहीं निकलते हैं, हिचकी बंध के रह जाती है। और जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो अपनी बात को प्रकट करना चाहते हैं पर वाणी अटक जाती है। वहाँ पर हम लाख विद्वान हैं पर बच्चों की तरह तुतलाने लग जाते हैं, हकलाने लग जाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जन्म के साथ हम यही 2 अनुभूतियाँ लेकर के पैदा होते हैं। तो भाषा क्या है? मानव निर्मित है। और भाषा कैसे सीखी जाती है? तो भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। जैसे ये बच्चा है, नवजात बच्चा है, दोनों तस्वीरों में आप देख रहे हैं नवजात बच्चों की तस्वीर है। बच्चे का पेट खाली है, कोई तकलीफ है, जन्म लेते ही हम रोते हैं क्योंकि जन्म लेने में पीड़ा होती है और उस पीड़ा से हम पीड़ित इतने होते हैं कि हमारे मुंह से रुलाई निकलती है और भूख लगती है, प्यास लगती है, हम बिस्तर गीला कर देते हैं, या कुछ भी तकलीफ़ है, कोई चींटी काट ले, बुखार आ जाए, पेट में गैस बन जाए तो बच्चा रोता है। और दूध पी लिया, शरीर स्वस्थ है,
तो आराम से सोता है। यही स्थिति है। और भाषा जो है वो ईश्वर प्रदत्त नहीं है। यहाँ पर अभी हमने देखा भाषा ईश्वर प्रदत्त नहीं है। अगर ईश्वर प्रदत्त होती भाषा तो ये बच्चा पैदा लेते ही बोलता, हमारी तरह, आपकी तरह। और अगर भाषा ईश्वर प्रदत्त होती तो पूरी दुनिया में 3000 से अधिक भाषाएं और लगभग 8 से 10,000 बोलियां ये नहीं होती, पूरी दुनिया की एक भाषा होती, क्योंकि ईश्वर एक है। अगर उसने हमें रोने की भाषा एक दी, हंसने की भाषा एक दी, हैं, तो फिर ना के लिए हर देश में लगभग ऐसे ही सिर हिलाते हैं, है ना। तो ये प्रारंभिक भाषा सीखने की प्रक्रिया है। तो अगर ये भाषा ईश्वर प्रदत्त होती तो पूरे विश्व की भाषा एक होती। तो हम पक्का मान चुके हैं कि भाषा क्या है। सबसे पहले हम क्या देखें, भाषा ईश्वर प्रदत्त है, तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, नहीं। भाषा मानव निर्मित है ना। क्या भाषा मानव निर्मित है, तो उत्तर होगा हाँ। और भाषा कैसे सीखी जाती है, तो अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। तो दोस्तों ये बातें हमने यहाँ देखी। अब चलते हैं आगे, कैसे भाषा सीखी जाती है। तो यहाँ देखते हैं एक छोटा सा बच्चा है जो बड़ी मुश्किल से बैठना सीखा है अभी, और आजकल मोबाइल या फ़ोन धड़ल्ले से लोगों के घरों में एक एक व्यक्ति के पास 2-2 3-3 मोबाइल तक हैं। एक एक मोबाइल में 2-2 सिम हैं। एक ज़माना था जब ये चीज़ें नहीं थी। अब बच्चा जब घर में बड़ों को मोबाइल पर बातें करते देखता है तो वह भी मोबाइल से खेलना चाहता है। तो पेरेंट्स या तो कोई बजने वाला खिलौना मोबाइल टाइप का दे देते हैं और बच्चा उसकी घंटी सुनता है, और कान में लगा के देखिए ये बच्चा बात करने की नकल कर रहा है। तो इस तरह से हम भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, है ना। पहले वो आ कुछ भी बात करता है, उसे नहीं पता। आपने देखा होगा वह बच्चे जो अभी साल भर के हैं, 1.25 साल के हैं, 1.5 साल के हैं, जिन्हें बोलना नहीं आता है, लेकिन वो मोबाइल खोल करके अपनी पसंद का गेम या अपनी पसंद का गाना निकाल करके और मोबाइल चला के सुनते रहते हैं। ऐसा वो कैसे सीखते हैं, अनुकरण के माध्यम से, अपने घर के बड़ों को देख करके। अब यहाँ देख रहे हैं एक माँ के साथ उसका बच्चा बैठा हुआ है, और बच्चा माँ के साथ बोलना सीखने का प्रयास करता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, कुछ महीनों का होता है, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने का बच्चा होता है, तो माँ या घर के लोग, बोल बेटा बाबा, दादा, मामा। धीरे धीरे करके बच्चा दादा नहीं बोल के दा बोलना सीखता है। हाँ? हम उसे कहते हैं पानी बोल। बच्चा बड़ी मुश्किल से मम बोल पाता है ना। इस तरह से वो धीरे धीरे सीखते सीखते तुतलाते, है ना। माँ खाऊंगा इतना नहीं बोल पाता है बच्चा, बोलता है माँ था, है ना। तो थोड़ी सी जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे वो अनुकरण के माध्यम से भाषा सीखता जाता है। तो बच्चा यहाँ माँ के साथ हम देख रहे हैं कि बोलना सीखने का प्रयास कर रहा है। मान लीजिए माँ कह रही है दा, तो बच्चा बोल रहा है दा। ये पूरा दादा नहीं बोल पा रहा है, पर दा या दा बोल के फिर थोड़ी देर बाद वो बोलता है दा। हाँ? माँ बोलती है बेटा दूध पिएगा, हाँ भी नहीं बोल पाता है तो इस तरह से अनुकरण के माध्यम से
बच्चा भाषा सीखता है। अब हम देखते हैं कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 2 साल का होता है, 2.5 साल का होता है, तब फिर वो तुतली वाणी में बोलने लगता है। और बोलते बोलते फिर आप देख रहे हैं कि माँ के आगे किताब है और माँ बच्चे से कुछ बात कर रही है और बच्चा अपनी माँ के साथ बोलने का प्रयास कर रहा है, वो सीखने का प्रयास कर रहा है। तो इस तरह से, इस प्रक्रिया से हम आगे से आगे बोलने और सीखने की प्रक्रिया सीखते हैं और तब भाषा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है भाषा का एक रूप और है इंगित भाषा। हमने देख लिया कैसे दा दा करके बोलना सीखा, अब ये कैसे पढ़ना लिखना सीख रहा है। और एक है इंगित भाषा। आजकल नो मास्क नो एंट्री जगह जगह लगा रहता है। आप देखते हैं सड़कों पर कहीं इस तरह के निशान बने हुए हैं, मतलब आगे रेलवे लाइन है। कहीं एक छोटा सा खंभा है मैन हाइट का और उसमें एक गोल प्लेट लगा हुआ है, उसमें कंधे में बस्ता टांगे किसी बच्चे की तस्वीर होती है। मतलब वह इंगित करता है कि सामने आगे स्कूल है, वहाँ गाड़ी धीरे से चलाएं। वो बच्चे की तस्वीर, कहीं अस्पताल की तस्वीर है, वो बताता है कि यहाँ हॉर्न नहीं बजाएं। या इस तरह से भी आपने देखा होगा बना हुआ मिलता है सड़कों पर। तो ये इंगित भाषा का रूप है। ये क्या कहता है? नो हॉर्न प्लीज। लिखा हुआ कुछ नहीं है तो भी यहाँ तो मैंने इशारे के लिए लिख दिया है कि नो मास्क नो एंट्री। तो अभी क्या है, हमें इस रूप में कहीं खुले में निकलना है तो इस रूप में निकलना है। यहाँ टिक मार्क है और यहाँ क्रॉस मार्क है, यानी इस तरह से निकलना है और इस तरह से नहीं निकलना है। तो दोस्तों इस तरह से भाषा के विकास की प्रक्रिया चलती है और भाषा वाचिक, लिखित, इंगित, इन 3 रूपों में हमारे सामने मुख्य रूप से आती है। तो अब चलिए हम बात करते हैं विश्व का भाषा परिवार और हिंदी। संपूर्ण विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो एक अनुमान के तहत विश्व भर में लगभग 3000, विश्व भर में लगभग 3000 भाषाएं हैं। अब जब हम लोग स्टूडेंट थे तब हम पढ़ते थे आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ने अपनी पुस्तक भाषा विज्ञान की भूमिका में ये बताया था कि विश्व में 2796 भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। इनके अनुसार विश्व में 2796 बोली जाती हैं भाषाएं। लेकिन ये तब की बात है, लगभग आज से 50 साल पहले इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। तब से हम देख रहे हैं
कि जब हम स्टूडेंट थे तब 18 भाषाओं को भारत में 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान प्राप्त था। आज आप पढ़ते हैं 22 भाषाओं को भाषा की मान्यता मिल गई है। 4 भाषाएं देखते देखते बढ़ गई है। हमारे देखते देखते राजस्थानी को उपभाषा से या बोली से ऊपर लाने के लिए, राजस्थानी वैसे हिंदी की एक उपभाषा है, हम आगे चर्चा करेंगे, तो राजस्थानी को उपभाषा से भाषा बनाने के लिए संघर्ष चल रहा है। तो कुछ ही दिनों में राजस्थानी भी भाषा हो जाएगी, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। तो एक भाषा और बढ़ जाएगी, और भी कई क्षेत्रीय बोलियों या उपभाषाओं को भाषा बनाने का संघर्ष चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। तो ऐसे में भाषाओं की संख्या बढ़ती रहती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता है, जैसे जैसे समय बीतता है, तो भाषा में भी थोड़ा परिवर्तन स्वाभाविक होता है। तो अब हम बात करें कि विश्व की जो लगभग 3000 भाषाएं हैं, इनका विस्तृत अध्ययन तो अभी हमें करना नहीं है। फिर भी हम ये जान लें कि इन 3000 भाषाओं के मुख्य रूप से भाषा परिवार कितने हैं। तो सबसे बड़ा भाषा परिवार जो है वह है भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय यानी भारत यूरोपीय। भारत और यूरोप की जो भाषा का परिवार है मुख्य रूप से, उसको कहते हैं भारोपीय भाषा परिवार। दूसरा है द्रविड़, जो दक्षिण भारत की कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सब भाषाएं हैं, ये द्रविड़ कुल की भाषाएं हैं। इसके बाद चीनी भाषा है, जो चाइना में बोली जाती है, चीन में बोली जाती है। दोस्तों, जो अगली भाषा हमारे सामने है वह है सेमेटिक। सेमेटिक, ये सेमेटिक एक भाषा परिवार है ना। शामी वगैरह, जो शाम क्षेत्र है वहाँ के सामी लोग इस भाषा को बोलते हैं। और उसी के पूर्व में हेमेटिक, फिर आग्नेय। आग्नेय मैंने जब मॉक टेस्ट करवाया था आपका, तो उसमें मैंने बताया था कि एक आग्नेय कोण होता है जो दक्षिण पूर्व में होता है। दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच जो कोण होता है उसे आग्नेय कोण कहते हैं। आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वह हमारे भारत से दक्षिण पूर्व में है। इसलिए हम हिंदी भाषियों ने या भाषा वैज्ञानिकों ने विश्व के नक्शे में भी देखते हैं तो वो दक्षिण पूर्व के कोण में है, तो उसे आग्नेय भाषा के रूप में मान्यता दी। यूराल अल्टाइक, बांटू, अमरीकी या रेड इंडियन, काकेशस, ये जो भाषा है, भाषा परिवार है, ये क्या है? काकेशस। यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, यहाँ हम पढ़ेंगे काकेशस। और ये सेमेटिक, सूडानी, बुशमैन और जापानी कोरियाई, ये 13 भाषा परिवार जो हैं ये पूरे विश्व में बोले जाते हैं। अब सवाल उठता है कि हमारी हिंदी का संबंध किस भाषा से है, मतलब किस भाषा परिवार से है। तो दोस्तों, निश्चित है कि हिंदी का संबंध भारोपीय, यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, इसको हम इस तरह से देखेंगे। भारोपीय भाषा परिवार से हिंदी का संबंध है। भारोपीय का मतलब क्या हो जाएगा? भारत यूरोपीय। तो दोस्तों, इस तरह से भारोपीय भाषा परिवार जो है इसके 2 कुल हुए। आगे चलकर ये 2 भागों में बंट गया।
जैसे विश्व भाषा परिवार पहले 13 भागों में बटा, विश्व की भाषा जो है वो 13 भाषा परिवारों में बटी। अब उस 13 भाषा परिवार में जो सबसे बड़ा बेटा था भारोपीय भाषा परिवार, वह भाषा परिवार आगे चल के 2 भागों में बंट गया, सतम और केंतुम। तो जो केंतुम शाखा थी, भाषा की जो केंतुम शाखा है, उसमें तोखारियन, केल्टिक, जर्मनिक, इटैलिक, ग्रीक और इलीरियन, ये 6 भाषाएं जो हैं वो 6 भाषा के उप परिवार जो हैं वो केंतुम से निकले। और सतम कुल से निकली हमारी हिंदी भाषा की परंपरा जो है। हिंदी भाषा जो आगे विकसित हुई वो सतम कुल से विकसित हुई। सतम कुल की 5 शाखाएं हुई। भारत ईरानी, इंडो ईरानी भी कह सकते हैं इसको, भारोपीय को इंडो यूरोपियन कह सकते हैं, अल्बानियन, अल्बानिया की भाषा अल्बानियन, आर्मीनियन, आर्मीनियन, अल्बानियन, आर्मीनियन, बाल्टोस्लाविक और थेसोफिजियन, ये 5 शाखाएं हुई सतम की। तो हमारी हिंदी का संबंध है इस भारत ईरानी से। अब दोस्तों, भारत ईरानी शाखा जो है वो आगे कैसे बढ़ी, इसकी चर्चा हम करते हैं आगे, कि भारत ईरानी शाखा जो है वह आगे चल के तीन भागों में बंट गई, भारतीय, दरद और ईरानी। ईरानी शाखा ईरान और उसके आसपास के क्षेत्रों में सिमट कर रह गई। दरद एक ऐतिहासिक मान्यता है। आधुनिक ऐतिहासिक विद्वानों ने एक नई मान्यता अपने ढंग से वैज्ञानिक बताते हुए बताई है कि आर्य लोग पश्चिम से आए थे, यूरोप से आए थे, तो जब वो उधर से बढ़े आगे तो ईरान होते हुए आए। और संस्कृत में भी ईरान का पुराना नाम है आर्यान। तो आर्य कुल की जो भाषा है वह इससे मिलती जुलती है। तो ये भारत ईरानी कुल की जो 3 शाखाएं हुई, ईरानी भाषा को बोलने वाले जो थे वो ईरान और उसके आसपास की भाषा जो बोलने वाले हैं, ईरान और उसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो बोलते हैं ईरानी भाषा। अब दरद, हिमालय के क्षेत्र, कुछ लोग हिमालय के क्षेत्र की ओर बढ़ गए तो ये दरद भाषा भाषी हो गए। हिमालय का क्षेत्र, बहुत बड़ा भाग हिमालय का भले ही भारत में हो, लेकिन हिमालय भारत, नेपाल, तिब्बत, चीन, कुछ अफगानिस्तान, कुछ पाकिस्तान, इन सब में फैला हुआ है। लेकिन जो हिमालय के आसपास की भाषा है वह मुख्य रूप से दरद भाषा है। अब
तीसरा जो है भारतीय। अब दक्षिण भारत में तो थी द्रविड़ कुल की भाषाएं, और हिमालय क्षेत्र से नीचे और उत्तर भारत के पश्चिम से पूरब तक, गुजरात से लेकर के असम तक, उड़ीसा, बंगाल, ये सब जो इलाका है, इसके बीच की जो समतल भाग की भाषा हुई वह कहलाई प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, है ना, या इसको कह लें भारतीय आर्य भाषा। अब भारतीय आर्य भाषा जो है वही परिनिष्ठित हुई, पहले से विकसित हुई, परिनिष्ठित हुई, और वो क्या कहला गई? संस्कृत। ये आर्य भाषा ही संस्कृत हो गई। अब इस संस्कृत का रूप जब हम देखते हैं तो संस्कृत पहले आम जनों की भाषा थी, सामान्य जन के बोलचाल की भाषा थी, लेकिन धीरे धीरे जब भाषा अपने वाचिक रूप तक ही सीमित थी, लिपियों का विकास नहीं हुआ था, तब भी ये भाषा चल रही थी। और ऐसी परिस्थिति में इस भाषा का धीरे धीरे विकास प्रारंभ हुआ। तो प्रारंभिक संस्कृत का जो प्रारंभिक रूप था, मूल रूप था, उसमें वेद रचे गए, और जब वेद रचे गए और धीरे धीरे भाषा का स्वरूप परिवर्तित होता रहा। भाषा रोज परिवर्तित होती रहती है, जैसे हमारे शरीर में रोज परिवर्तन होता रहता है, लेकिन वह परिवर्तन इतना मंथर गति से होता है कि हमें पता नहीं चलता है। वैसे ही भाषा में भी एक अत्यंत धीमा परिवर्तन होता रहता है, और वह धीमा परिवर्तन दोस्तों ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चल पाता है। तो भाषा जो है वह इस तरह से परिवर्तित होती रही। तो अगर हम बात करें कि कैसे इसका विकास हुआ, तो भारतीय आर्य भाषा यानी संस्कृत। अब संस्कृत के दो रूप हो गए मुख्य रूप से। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृति में वेदों की रचना हुई, यानी वेदों की जो भाषा है वह वैदिक संस्कृत कहलाई। और ये भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार इसका जो काल रहा 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक, ये काल जो रहा ये वैदिक संस्कृत का काल रहा। आगे चलकर जब संस्कृत में साहित्य का निर्माण होने लगा तो आगे चलकर भाषा का रूप बदला और एक सामान्य जन की भाषा हो गई, और वेद की भाषा जो थी वो साहित्यिक भाषा हो गई। लेकिन फिर उसमें भी परिवर्तन हुआ और इस लौकिक संस्कृत में रचनाएं हुई, जैसे रामायण। वाल्मीकि की जो रचना है रामायण, इसको माना जाता है लौकिक संस्कृत में रची गई रचना। और इसका
जो कालखंड माना गया, 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, ये इसका कालखंड माना गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे कैसे भारोपीय परिवार से निकलकर भाषा भारत ईरानी शाखा में शतम और केंतुम 2 कुलों में बंटी, और फिर शतम कुल की एक शाखा भारत ईरानी शाखा के रूप में आई, और फिर भारत ईरानी शाखा के 3 रूप आए, भारतीय, दरद और ईरानी, और वहाँ से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा यानी संस्कृत आई। तो दोस्तों, इस तरह से भाषा का विकास हुआ। तो संस्कृत तक की बात को हम यहाँ तक जान सके हैं, और इसके बाद हम बात करेंगे अगले कालांश में। तब तक के लिए धन्यवाद।